भारत की चर्चित खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW, जिसे हम बोलचाल में रॉ भी कहते हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। पराग जैन 1 जुलाई से इसके मुखिया बन रहे हैं। तो कौन है ये पराग जैन, क्यों इन्हें देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम विभागों में से एक रॉ का जिम्मा सौंपा गया? रॉ कब वजूद में आया, ये काम किस तरह करता है, कोई रॉ का एजेंट कैसे बन सकता है, आज आपको क्लियर कट में यही सब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पराग जैन की कहानी पर आए उससे पहले रॉ और उसके वजूद में आने की कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साल 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध करीब 2 हफ्ता ठीक ठाक कहें तो ये 22 दिन चला। इसमें भारत का पलड़ा भारी होने के बावजूद कोई निर्णायक उपलब्धि हमें नहीं हासिल हो सकी, जबकि हमारे पास शुरुआत से ही बढ़त थी। पाकिस्तान की हालत इस कदर बदतर हो गई थी कि उनके हथियार तक खत्म हो गए थे। पर अफसोस की बात यह रही कि हमारी सुरक्षा या खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी बहुत बाद में लगी कि हथियारों को लेकर दुश्मन की हालत किस कदर पतली हो चुकी थी। दरअसल रॉ के प्रमुख रहे शंकरन नायर ने एक किताब में बताया है जिसका नाम है इनसाइड IB एंड रॉ, द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास। इसमें नायर ने तब के सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये रिपोर्ट जनरल चौधरी ने तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान को सौंपी थी। इसी में ये बात सामने निकल कर आई कि 65 की जंग में चूंकि भारत के पास पाकिस्तान के गोला बारूद हथियारों की उपलब्धता को लेकर कोई ठोस खुफिया जानकारी मौजूद नहीं थी, इसीलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जीत नहीं हासिल कर सके। जनरल चौधरी की इसी रिपोर्ट के बाद एक फैसला हुआ। फैसला एक ऐसे खुफिया विभाग को कायम करने का जो बाहरी देशों से जानकारी जुटाने में सक्षम हो। सो भारत पाकिस्तान जंग के करीब 3 बरस बाद आखिर वो तारीख आई। 21 सितंबर 1968 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ नाम के खुफिया संगठन की स्थापना हुई, जिसका काम बाहरी देशों से खुफिया जानकारी जुटाना और सहयोगी देशों के खुफिया तंत्रों के साथ काम करना था। रॉ के पहले प्रमुख भारत के मास्टर स्पाई कहे जाने वाले RN काव यानी रामेश्वर नाथ काव थे। वे 1968 से 1977 तक करीब 10 साल रॉ प्रमुख रहे। खैर, ये तो हो गई रॉ की स्थापना की बात। इसके बारे में और डिटेल बताने से पहले अब इसके नए चीफ पराग जैन के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर कौन है पराग जैन? पराग जैन 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं जिनका ताल्लुक पंजाब कैडर से है। पंजाब में जब अलगाववादी आंदोलन चरम पर था तब पराग जैन वहाँ SSP और DIG रहे। फिलहाल वे एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। इसी एविएशन रिसर्च सेंटर को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों की जानकारी जुटाने वालों में पराग जैन सबसे आगे रहे। जैन अब तक रॉ के दूसरे सबसे वरिष्ठ अफसर थे, पर अब वे विभाग के प्रमुख होंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऑपरेशन बालाकोट के दौरान भी जम्मू कश्मीर में जैन के काम को सराहा गया था। साथ ही वे कनाडा में भारतीय मिशन में रहते हुए खालिस्तानी आतंकी मॉड्यूल्स पर भी काम कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि जैन से पहले रवि सिन्हा रॉ प्रमुख थे। सिन्हा का कार्यकाल 30 जून को पूरा हुआ। 2023 में इसी तारीख को वे इस पद पर नियुक्त हुए थे, यानी करीब 2 साल सिन्हा के प्रमुख रहने के बाद अब पराग जैन इस पर नियुक्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रॉ में नियुक्ति और काम के तरीकों को समझते हैं। तो जैसा हमने शुरू में बताया था कि 1968 में रॉ की स्थापना के बाद शुरुआत में इसके ज़्यादातर अफसर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से ट्रांसफ़र होकर आते थे। कुल 250 लोगों को IB से रॉ में तब भेजा गया था। इसके बाद धीरे धीरे इसमें IPS और दूसरी सिविल सेवाओं से टॉप स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाने लगा। फिर 1970 और 80 के दशक में एक प्रयोग शुरू हुआ जिसमें देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से सीधे ग्रेजुएट्स को रॉ के लिए चुना जाने लगा। इन नौजवानों को सख्त साइकोलॉजिस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और कई स्तर से इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ता था। इंटरव्यू पैनल में रॉ प्रमुख, विदेश सचिव और एक साइकोलॉजिस्ट जैसे बड़े अधिकारी शामिल होते थे। इस प्रक्रिया से कुछ बेहद प्रतिभाशाली युवा तो शामिल हुए, लेकिन बाद में इसमें भाई भतीजावाद और सिफारिश की बातें सामने आने लगी। यहाँ तक कि लोगों ने मजाक में इसे रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी रिश्तेदारों और दोस्तों का संगठन तक कहना शुरू कर दिया।
इसको देखते हुए 1983 में रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस RAS नाम का एक अलग सिस्टम बनाया गया। इसके बाद भर्ती की पूरी प्रक्रिया ज़्यादा साफ और प्रोफेशनल हो गई। ऐसे में अब सिलेक्शन का प्रोसेस ही पूरी तरह से बदल गया है। अब लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, जहां सिविल सेवा के ट्रेनी अफसरों की ट्रेनिंग होती है, वहां से भी इंटरव्यू और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट लेकर रॉ में ट्रायल के तौर पर इन्हें भेजा जाता है। इन्हें 1 साल तक देखा जाता है कि वो इस काम के लायक हैं या नहीं। इस बीच अगर चाहें तो वे अपनी पुरानी सर्विस में लौट सकते हैं। इसके अलावा सेना और दूसरे सिविल सर्विस अफसरों को भी डिपुटेशन पर यहाँ लाया जाता है और बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। एक और बात, क्योंकि आज के दौर में रॉ सिर्फ जासूसी और खुफिया जानकारी तक सीमित नहीं है, ऐसे में IPS, IRS, IFS जैसे अफसरों के साथ साथ साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, विदेशी भाषाओं और तकनीकी क्षेत्रों में भी एक्सपर्ट्स की बड़ी मांग है। इसलिए भाषा विशेषज्ञों और टेक्निकल प्रोफेशनल्स को भी इस संगठन का हिस्सा बनने का मौका मिलने लगा है। अब आते हैं इनके काम और उपलब्धियों पर। रॉ का मुख्य काम विदेशी खुफिया जानकारियां जुटाना है, देश के खिलाफ विदेशी साजिशों का पता लगाकर इनको नाकाम करना, आतंकवाद का खात्मा और भारत के नीति निर्माताओं को सलाह देना है। रॉ दूसरे देशों में गुप्त अभियान भी चलाती है। साथ ही ये एजेंसी भारतीय परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर भी काम करती है। रॉ के नाम कई उपलब्धियां हैं, पर वे गुमनाम हैं, क्योंकि ना तो रॉ में काम कर चुके लोग इस पर दावा करते हैं और ना ही उनको सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक किया जाता है। एक उपलब्धि जिसका जिक्र बेहद जरूरी है वो है बांग्लादेश बनाने में रॉ की भूमिका। भारतीय सेनाओं ने अगर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान को मात दी तो इसमें रॉ की ओर से दी गई सूचनाएं अहम भूमिका निभाने वाली थीं। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को रॉ ने ट्रेनिंग दी थी। साथ ही तब रॉ ने पाकिस्तानी सेना के पूर्वी पाकिस्तान में मूवमेंट पर भी जो जानकारियां जुटाई वो मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के काम आई। एक दिलचस्प बात यह भी रही कि करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों का सबसे पहला सामना रॉ के लोगों ने ही किया था, लेकिन यह जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं की गई। दरअसल करगिल युद्ध के दौरान सीमा पर रॉ के 80 एजेंट तैनात थे, जिनमें से कुछ ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, पर उनके नाम उजागर नहीं किए गए। बाद में रॉ में इस बात की मांग उठी कि कम से कम करगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वालों को तो सार्वजनिक रूप से सम्मान दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने इसका विरोध किया। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक जब ये बात पहुंची तो प्रधानमंत्री आवास के एक बंद हॉल में रॉ के उन 18 अफसरों को खास पदक देते हुए श्रद्धांजलि दी गई, पर यह आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। पत्रकार यतीश यादव की किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस में भी इसका जिक्र है। खैर, ऐसी किताबों और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही लोग इस बात को जानते हैं। वैसे भी रॉ के बारे में जितना बताया जाना चाहिए उससे अधिक छुपाया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी और देश की सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। तो आज की क्लियर कट बातचीत यहीं तक। ये जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी शुभम। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।